नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैं, उनको आप सुनते हैं, पढ़ते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट अनंत विजय जी हमारे साथ स्टूडियो में। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर। कई दिनों के बाद आए हैं। अनंत जी से बात करने का अपना आनंद है। एक तो भाषा अनंत जी की, और सीखने को मिलता है बड़ा, एक बड़ा यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसलिए हम इनको ना कभी बहुत स्पेसिफिक टॉपिक में नहीं बांधते, इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, देश में ये हो गया। ये बताएं, देश सोच क्या रहा है, देश में इस वक्त माहौल क्या है। सर, इसीलिए रखा है आपके लिए, देश का माहौल क्या है। देश का माहौल मोदी के साथ है कि नहीं है। भाई, मोदी के साथ पहली बार हुआ कि मोदी के मंत्री का इस्तीफा ले लिया किसी ने। मोदी जी के समर्थक इतने आहत। अब ठीक है, हर चीज़ की टीस थोड़ी थोड़ी वो बंद तो पड़ ही जाती है वक्त के साथ साथ। तो आज क्या कह रहा है देश का मिजाज? आज मुझे लगता है देश का मिजाज, मोदी जी आपदा में अवसर की तलाश करने वाले नेता के तौर पर सौरभ जी जाने जाते हैं। और जो भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद और उस दौरान की स्थितियां बनी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और इनके संगठन से जुड़े हुए जितने लोग थे, बहुत मजबूती के साथ अपने नेता के साथ खड़े हो गए हैं। और मैं तो लगातार घूमता हूं, मैं दौरे करता हूं, मुझे ये महसूस हो रहा है कि लोग कहते हैं कि अरे मोदी को कमज़ोर नहीं होने देना है। तो ये जो बात हो गई है ना, तो मुझे लगता है कि जंतर मंतर पर जो घटना घटी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और सनातनी विचारों से जुड़े हुए लोग जो फेंस पर भी थे, वो मोदी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। फायदा हो गया, मतलब उनको लग रहा है कि मोदी को किसी हाल में कमजोर नहीं होने देना, क्योंकि जिस प्रकार से मैं पहले भी आपके शो में कह चुका हूं कि सभ्यतागत संस्कारों की पुनर्स्थापना मोदी के इस 12 वर्षों के काल में हुआ है। और 8 तारीख को मोदी देश के मतलब एकमात्र ऐसे नेता बन जाएंगे जो 25 वर्षों तक लगातार मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रहा है। तो लोगों को ये लगने लगा है कि ये मोदी को कमजोर करने की साजिश है। तो बहुत मजबूती के साथ हमें खड़े होकर मोदी को बल प्रदान करना। मोदी के समर्थक, मोदी के पार्टी के लोग सब मोदी के साथ खड़े हो गए, और वो भी जो फेंस पे मैं उसी पे आ रहा था। वो फेंस वाला कौन है? मतलब फेंस, क्योंकि आम धारणा ये है, आप या देश में आप तो या तो मोदी के साथ हैं या मोदी के खिलाफ हैं। सेम, मोदी को रखना है या नहीं रखना है, ये दो ही सेक्शन है देश में। तो फेंस पे कौन है? नहीं, सेक्शन 2 है, लेकिन एक बड़ी संख्या ऐसी है वोटरों की, मतदाताओं की देश में, जो कई बार मुद्दों पर, कई बार व्यक्तियों पर, कई बार जो कहते हैं सोसाइटल चेंजेस के आधार पर अपना नेता चुनती है। जैसे अभी बहुत सारा एक समुदाय जिसको जेन जी के नाम से परिभाषित किया गया था, व्यक्तिगत तौर पर मैं उस परिभाषा से अपने आप को अलग करता हूं। क्योंकि मेरा मानना है कि जेन जी वो नहीं है जो जंतर मंतर पर 10-15 हजार लोग आए थे। जेन जी देवेंद्र महतो भी है, जेन जी पटना की सड़कों पे भी है, जेन जी वो भी जेन जी है जो रीलबाज नहीं है, वो भी जेन जी है जो कि भारत की अपनी आत्मा के साथ है। जेन जी वो भी है जो कांवड़ यात्रा में NH9 पर बहुत लंबे समय तक हरिद्वार से जल उठा के अपने गांव, तो अधिकांश जेन जी है। मैं वही कह रहा हूं। तो जेन जी का अंतर है। तो ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है एल्गोरिदम के हिसाब से कि जेन जी पूरा देश का जेन जी व्यवस्था के खिलाफ हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये आप लोगों को ये लग रहा है कि मोदी को कमजोर नहीं होने देना, मतलब मोदी कॉर्नर तो हो गए थे ना उस वक्त, एक लम्हे के लिए या उस एक एपिसोड में। कॉर्नर से ज्यादा मैं ये समझता हूं कि सरकार थोड़ी सी बैकफुट पे नजर आ रही थी। और जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो ये प्रचारित भी किया गया और मान भी लिया गया कि सरकार कॉर्नर हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। इसको राजनीति के दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है कि आपने एक बड़े क्राइसिस को डिफ्यूज कर दिया। ये तो एक चतुर राजनेता के तौर पर भी मोदी को देखा जा सकता है कि चलो, आपने इतना बड़ा क्राइसिस जिसके एल्गोरिदम के हिसाब से देशव्यापी होने की आशंका थी, उसको आपने एक मंत्री के इस्तीफे से डिफ्यूज कर दिया। चलो, तुम्हारी सारी मांग मान लेते हैं। बात सही भी है, सोचने का एक अलग नजरिया है। तो एक नजरिया ये भी है कि मोदी ने अपना लचीलापन दिखाया, और जो उनके आसपास की छवि बनाई गई थी कि ये सरकार झुकती नहीं है, तो वो कई बार सकारात्मक भी गई है कि ये सरकार सही मांगों पे झुक भी जाती है। हाँ, ये भी देखने का एक नजरिया हो सकता है। और बहुत सारे लोगों ने इस तरह से भी इस पूरे मसले को देखा कि बच्चे थे यार, बच्चों की बात मान के मोदी ने अच्छा किया।
इस लिहाज से भी देखा। तो वो ये लचीला जिसको आपने लचीलेपन से परिभाषित किया, दूसरे पक्ष के लोग जो हैं हाँ, विरोधी, उसको हार मानते हैं, उसको हार हाँ, मानते हैं, बिल्कुल, कमजोरी मानते हैं। बिल्कुल। ये लचीलापन अप्रिशिएट किया है लोगों ने, एक बड़े वर्ग ने अप्रिशिएट Appreciate किया, एक बड़े वर्ग ने, देश के एक बड़े वर्ग में या विश्वविद्यालयों में भी। जैसे मैं कुछ दिनों पूर्व महाराष्ट्र गया था, महाराष्ट्र में हिंदी विश्वविद्यालय के कुछ लोगों से बातचीत हुई, उसके बाद फिर मैं नागपुर में कुछ लोगों से बात किया, तो मुझे लगा कि कुछ तो है जो मतलब इसको लेकर, इस पूरी घटना को लेकर अलग अलग तरीके की सोच है। और वो सोच मुझे प्रबल दिखाई दिया कि नरेंद्र मोदी को और मजबूत करना है। और आप जब लाल किले के उनके भाषण को देखेंगे सौरभ जी, तो जिस प्रकार से उन्होंने 29 के लिए अपनी आधारशिला रख दी, वो पूरा भाषण हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे, लेकिन बाद में जब मैंने वर्बेटिम उनके भाषण को उनके साइट पे जाके पीआईबी के पढ़ा, पूरा टेक्स्ट उपलब्ध है, तो आपको लगेगा कि ये 29 की बात हो रही है। कैसे, जैसा बताइए जरा। वो जैसे सप्तधारा की बात आप देख लीजिए, जैसे वो जितने भी विकास के मॉडल हैं वो सारी 29 की बात कर रहे हैं। वो पिछले में हमने देखा था कि वो सारे रक्षा पे बात हुई थी कि हम अपने देश को इससे बचाने के लिए वो सुदर्शन वाला और क्या तमाम तरह की चीजें की थी, लेकिन इसमें फ्यूचरिस्टिक भाषण है उनका वो। तो मैं उसको एनालाइज करता हूं तो जो सप्तधारा का कॉन्सेप्ट दिया है उन्होंने, वो ठीक मुझे वैसा ही कॉन्सेप्ट लगता है जो इन्होंने अपने पहले कार्यकाल में दिया था, संकल्प से सिद्धि का। जब मोदी जी ने संकल्प से सिद्धि की बात की थी तो लोगों ने उनका उपहास उड़ाया था कि अरे आपने तो मतलब 19 और 24 की बात कर रहे हो, आप 14 में, इसका क्या मतलब है कि आप तब तक रहोगे। लेकिन ये बहुत दीर्घकालिक सोचते हैं। ऐसा कहीं मुझे प्रतीत नहीं होता कि ये शॉर्ट टर्म गेन के लिए कुछ सोचते हैं। तो अनंत जी तो खैर बहुत गंभीर सोच वाले और व्यक्ति हैं और उतना वैसा अनुभव भी है। मेरे जैसे आदमी को भी इतना मालूम है कि ये इलेक्शन टू इलेक्शन चलने वाले लोग नहीं है सर, नहीं है। इतना ही भर इनकी सोच में नहीं होता है। लंबा आगे का लंबा जो है सोच करके जब आप सभ्यतागत चेतना के साथ अपने आप को एकाकार करते हैं, जब आप देश की विरासत को या देश के खोए हुए गौरव को पुनर्स्थापित करने के विचार के साथ होते हैं। देखिए, जो विचार शून्य नेता होता है ना, वो एक तो चिल्लाता है, वो व्यक्तिगत आक्षेप लगाता है, वो उपहास करता है, क्योंकि उनके पास विचार की कमी होती है। जिस नेता के पास विचार होगा वो विचार अपने राष्ट्र के साथ चलता है और राष्ट्र की उन्नति और उसके विकास में ही विचार को एकाकार करके समृद्धि की ओर लेकर जाना चाहता है। अब आप देखिए कितनी विचित्र बात है ये, आनंद जी के साथ ही ऐसी बातें करने का मौका मिलता है। राहुल गांधी के उस जंतर मंतर में जो कुछ हुआ, उसके बाद आप राहुल गांधी की बातों में एक चेंज देखेंगे, उनके व्यवहार में एक चेंज देखेंगे, जिसको सो कॉल्ड ओपननेस कहा गया ना, जो जंतर मंतर पर हो रहा था, गाली गलौज, जिसको कई लोग जो है मतलब बहुत स्वच्छंदता मानते हैं और भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, भाई कुछ भी कहें, हम जैसे चाहें वैसे जिएं। राहुल गांधी ने उसको ठीक वैसे का वैसा, मुझे लगता है, सच मान लिया है। राहुल गांधी का आप वो भाषण देखिए जो वो सांस्कृतिक कांग्रेस वाला था भाषण, जिसमें उन्होंने वो हग वाला और मेलोनी वाली जो सब टिप्पणियाँ की थी, वो तो वहाँ हुई थी। वो तो वहाँ वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे इनमें और हम में अंतर यही है कि ये एक सोच थोपना चाहते हैं और हम किसी सोच से बंधे नहीं हैं। उन्होंने वो जो गालीबाज रील वाले थे जंतर मंतर को, उसको भी उन्होंने ओपननेस की कैटेगरी में मान लिया है कि एज इफ दैट इज ऑल्सो परमिसेबल एंड शुड बी परमिटेड। उसकी भी जगह होनी चाहिए समाज में। सौरभ जी देखिए, हमारा संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, स्वच्छंदता नहीं देता है। और स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बहुत महीन रेखा है। स्वच्छंदता कई बार आपको अराजकता की ओर लेके जाती है और स्वतंत्रता की एक सीमा होती है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जो हमारा संविधान कहता है, जहां तक मेरी स्वतंत्रता की सीमा है। और स्वच्छंदता क्या होती है कि आप बहुधा हमारे सीमा में प्रवेश करके उसका अतिक्रमण करने का प्रयास करते हैं। तो स्वच्छंदता हमें अराजकता की ओर ले जाती है और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मैं इसको देख रहा हूं कि जो नेता विपक्ष इस समय है, जिस स्वच्छंदता की बात कर रहे हैं, जिसका सार्वजनिक प्रदर्शन हमने मंच पर देखा कि एक दूसरे महिला राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ, मैं तो संदीप दीक्षित को बिल्कुल मतलब उतना दोषी नहीं मानता हूं। उन्होंने तो अपने परवर्जन का परिचय दिया ही दिया। उनके टिप्पणी पर जो नेता विपक्ष की हंसी है और हंसी के बाद जो उनकी
टिप्पणी है कि मैं अभी तक वहां नहीं पहुंच पाया हूं, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया हूं, ये ज्यादा खतरनाक है। ये he became a part of the so called joke. यस, पार्ट नहीं, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, इसीलिए वो डिस्गस्टिंग है। मैं इसको हमेशा कहता हूं कि ये बहुत ही मतलब इतने बड़े पद पर बैठे हुए आदमी के, इतने 132 वर्षों की पार्टी, जिनके सामने मतलब महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लोकमान्य तिलक, मतलब नाम ले लीजिए, उस विरासत को आगे बढ़ाने का जो पार्टी दावा करती है, वो इतनी मतलब क्षुद्र टिप्पणी करती है। मतलब हिंदी में अगर इसको कहा जाए तो मतलब इसीलिए मैं विचार शून्यता की बात करता हूं। जब आप विचारों से शून्य होंगे तो कभी महिलाओं पर प्रति टिप्पणी करेंगे, कभी आप अपने से बड़े को तू तड़ाक करके बात करेंगे, मतलब ना मर्यादा का ख्याल, ना आपको आदर करना किसी का, और उसी अगर पलट के कोई उल्टा आपको कह देता है तो आपको बहुत गुस्सा लगता है। आज तक अगर मुझे नहीं लगता है सौरभ जी कि भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य दल के, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे आरजेडी के नेता हो, किसी ने नेता विपक्ष को तुम करके बात किया हो। मुझे नहीं याद पड़ता ऐसा बयान। एक दो फ्रिंज एलिमेंट हो सकते हैं, उनको मुख्यधारा का नेता नहीं माना जा सकता, लेकिन आप नेता विपक्ष की भाषा देखिए प्रधानमंत्री को लेके, तेरे पीठ पे डंडे पड़ेंगे, है ना। तो मतलब ये इस तरह की बातें करके भारतीय राजनीति को कहां ले जाते हैं। लेकिन लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने भी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला और क्या बोला। गाली की शुरुआत किसने की, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। किसने पिराना मछली कहा था, किसने जाके मौत का सौदागर कहा था। तो जैसा राजनीति में बोएंगे वैसा ही काटना पड़ेगा। और मुझे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब तक नहीं सीख पाई है कि चौकीदार चोर है की अपार सफलता के बाद भी, अपार सफलता मिली थी ना 19 में, हर किसी ने लिखा था चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, और भारतीय जनता पार्टी ने चलाया मैं भी चौकीदार, और 19 में 300 से ज्यादा सीटें आई। तो मुझे लगता है कि हमारा जो भारतीय समाज है कमोबेश अभी भी अधिकांशतः एक ऐसा समाज है जहां बातचीत, मर्यादा, सभ्यता, ये पश्चिम की अवधारणा हो सकती है, माई बॉडी माई चॉइस, ये भारतीय अवधारणा नहीं है। आप जो माई बॉडी माई चॉइस का नारा लगाते हैं जंतर मंतर पर, उनके माता पिता से जाके पूछ लीजिए उन पे क्या गुजर रही है। अरे फिर मैं उसी सब प्रकरण पर आ रहा हूं जो पिछले 2-3 महीने सब चला है। बीजेपी काफी मुद्दों पर डिफेंसिव रही, राम मंदिर वाला, चंदा चोरी, वो सब, बाकी सब कुछ रहा ही, और ये वाला तो था ही, नीट पेपर लीक वगैरह सबका। आपने जैसे जिस तरीके से आपने उसको रखा, वो कि भाई इनके लोग तो इनके साथ डट के खड़े ही हो गए, और वो जो थोड़े बहुत जो हैं डिलीट वो धुलमुल जो कर रहे थे, धुलमुल वाले जो होते हैं, उनको भी लगा कि यार आदमी कमजोर नहीं होना चाहिए, इसकी जरूरत है हमको। राहुल गांधी नेट गेन में रहे, लॉस में रहे, कुछ नहीं पाया। राहुल गांधी जहां है वहीं है। हाँ, राहुल गांधी भी सीरियस। राहुल गांधी अच्छा, अपने साथ कोई और वर्ग, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी, कुछ भी और ऐड कर पा रहे हैं क्या? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये छात्रों के आंदोलन करने का वो गूंज तो बहुत पहले से चला रहे थे। चली रही है, ये कॉकरोचों के पहले भी गूंज चल रहा था, बाद में भी चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी को 21 मिनट के प्रधानमंत्री आवास के बाहर के धरने का कोई लाभ मिला हो, नहीं मानते आप? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो भी लाभ मिला वो दीपके एंड पार्टी को मिला। तो राहुल गांधी प्रयास जरूर कर रहे हैं कि युवाओं के नेता दिखे, हालांकि 4 साल में वो सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, हम और राहुल जी एक साथ सीनियर सिटीजन होंगे। तो युवाओं का नेता होने का उनका मन बहुत है, लेकिन अभी फिर देखिए 3-4 दिन से परिदृश्य से बाहर है। तो नेताओं में एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, चाहे आपके वक्तव्य में, चाहे आपके कार्यों में, चाहे आपके किसी भी चीज़ में। ऐसा लगता है कि संसद के समय वो बड़े सक्रिय हो जाते हैं, और संसद के समय एक इतिहास है कि कांग्रेस पार्टी एक से एक मुद्दे ढूंढ के लाती है, चाहे पेगासस का मुद्दा हो, चाहे हिंडनबर्ग का मुद्दा हो, और सारे मुद्दे एक एक करके ध्वस्त हो जाते हैं। उनका प्रयास हो या उनकी किस्मत, उनको हर सत्र से पहले कुछ एक मुद्दा हाथ में लग जाता है। ये बात नहीं, किस्मत तो कभी कभी साथ देती है, लेकिन अगर किस्मत निरंतरता में आपके साथ खड़ी है तो या तो आप बहुत किस्मत वाले हैं, या फिर वो सोची समझी रणनीति है। दो ही चीज हो सकती है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी ने कुछ ऐड नहीं किया, इससे ऐड करने के लिए प्रयासरत जरूर हैं। सफलता कितनी मिलती है वो उत्तर प्रदेश में पता चल जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या।
मान लीजिए यूपी बीजेपी जीत जाती है, क्या माहौल होगा? तो फिर वही माहौल होगा। आप याद करिए हरियाणा और महाराष्ट्र का, जब हरियाणा का चुनाव जीतने के पहले क्या माहौल था विपक्ष के खेमे में। ऐसा लग रहा था कि बस नरेंद्र मोदी के अश्वमेध के घोड़े को थाम लिया गया। हाँ, तो वो तब तो वो 240 वाली खुमारी चल रही थी। मैं वही कह रहा हूं। तो हरियाणा का, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र के बाद बंगाल, बिहार, सब जगह कितना प्रयास किया गया, लेकिन वही कंसिस्टेंसी जब तक नेतृत्व में नहीं होगा, जब तक जनता को यह विश्वास नहीं होगा कि यह व्यक्ति 24/7 नेता है, ये कैजुअल राजनीतिज्ञ नहीं है, ये मतलब कभी आता है कभी चला जाता है, ऐसा नहीं है, हमारे साथ खड़ा होगा। छात्रों को ये भरोसा कॉकरोच पे क्यों हुआ, ये चलिए इसी पर हम लोग सोशियोलॉजिकल एनालिसिस कर लेते हैं। क्योंकि विपक्षी दलों के नेताओं पर उनको भरोसा भी नहीं था। कॉकरोचों को जिन लोगों ने खड़ा किया उन पर भी जनता का भरोसा कम हो रहा था। तो फिर एक डिजाइन के तहत उनको आगे बढ़ाया गया कि चलो इनको फेज बना लो, इनके मार्फत से। क्योंकि अगर आप कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को देखें, तो मैं नेता ही कहता हूं क्योंकि अब तो जनता पार्टी ही वो कहते हैं अपने आप को, और उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस स्पष्ट हैं। क्योंकि वो कहीं भी बीजेपी को छोड़ के किसी भी दल की आलोचना नहीं करते। बिल्कुल क्लियर है, एकदम आईने की तरह साफ है। बीजेपी, टारगेट मोदी है, टारगेट मोदी है। तो मुझे लगता है कि मोदी को 2002 के बाद से, सौरभ जी, जितना टारगेट किया गया, आजकल लोग कहते हैं, बहुत सारे हमारे विशेषज्ञ मित्र ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ी पूंजी लगाई गई राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए। मैं उन सबको बहुत विनम्रतापूर्वक याद दिलाता हूं, हर चर्चा में याद दिलाता हूं कि 2002 से लेकर 2012 तक नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं कहा गया। मौत के सौदागर से लेके खूनी, ये वो मास मर्डरर, इनका जब यूएस का वीजा रोक दिया गया तो भारत सरकार की तरफ से कितनी बड़ी बात थी। सोचिए कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को वीजा ना दें, इसके लिए चिट्ठियां लिख रहे हैं, सांसद चिट्ठी लिख रहे हैं। और उसके अलावा सिटिंग चीफ मिनिस्टर 9 घंटे तक, जिस एजेंसी को लेके अभी इतना हाई तौबा मचती है कि एजेंसी इसके यहाँ छापे मार रही है, उसके यहाँ छापे मार रही है, उसी एजेंसी ने नरेंद्र मोदी को 9 घंटे तक बिठा के पूछताछ की थी। इसको आज के माहौल में जरा एक बार बस इमेजिन कीजिए। इमेजिन कीजिए आप एक बार, इमेजिन करिए कि राहुल गांधी को कोई एजेंसी बुलाया गया, ऐसा नहीं बुलाया गया, लेकिन 8-9 घंटे तक वो आरोप सोचे ना, उसमें सीधी जेल थी। बिल्कुल, वो ऐसा आरोप, हल्का फुल्का आरोप नहीं था वो जो नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाया गया था। खैर, और वो उससे वो बाहर निकल गया। ये जो कॉकरोच वाली बात है, इसको थोड़ा सा और बात कर लें। कितना ये लॉन्जेविटी इसकी कितनी दिखाई देती है आपको इस फिनोमेना की? भाई देखिए, एक चीज़ तो हो गई, पहले लोग कह रहे थे सिर्फ ये इंस्टाग्राम वाले हैं, इंस्टाग्राम पर ही रह जाएंगे। काफ़ी वक्त तक वो इंस्टाग्राम पर रह गए, दीप के भारत आ गए, उसके बाद भी काफ़ी वक्त तक रहे, लेकिन फिर सड़क पर भी आ गए। जैसे भी आए, कुछ खोद खाद के निकाले गए, कहीं से भी कुछ भेजे गए, जो भी है आ गए। एक तो है इनके पीछे कोई लोग हैं इनके पीछे, और ये फिनोमिना, इसकी लाइफ क्या है? देखिए, अगर आप एनालॉजी में बात करें, हम लोग तो तिलचट्टों की उम्र तो बहुत लंबी होती है सर, है ना, लेकिन जो राजनीतिक तिलचट्टे होते हैं, वो राजनीति अभी इनकी देखने वाली बात है। अच्छा। क्योंकि जैसे ही आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में खुलकर आ जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी खामोश नहीं बैठेंगे। ये विरोध में आ गए तो उन्होंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, उनका भी विरोध प्रदर्शन होगा, तो फिर मुकाबला आमना सामना का होगा। हालांकि ये लोग लाइन बहुत स्मार्टली ले रहे हैं कि हम स्कूल करेंगे, हम विद्यालय करेंगे। इसलिए कभी कभी जब मैं आशुतोष रांका को सुनता हूं या दीपके को सुनता हूं, तो मुझे 2011 के मासूम से अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। सेम वही है, सेम है ना। मैं जो कह रहा हूं वही सही है, बाकी पूरी दुनिया गलत है। यही थ्योरी थी ना अरविंद जी की, कि मैं जो कह रहा हूं जांच करा लो। वो मुझे याद है, जंतर मंतर पर एक फेहरिस्त लेके बैठते थे, जिसमें प्रणब मुखर्जी से लेके, शरद पवार से लेके, लालू यादव से लेके तमाम नेताओं के नाम गिनाते थे और कहते थे जांच करा लो। सेम मॉडस ऑपरेंडी इनका भी है। तो और चूंकि वो सक्सेसफुल मॉडल रहा दिल्ली में, उन्होंने सरकार बनाई, वो राष्ट्रीय पार्टी बने, उसके बाद दिल्ली हारे। तो अब ये मतलब ये उसकी वजह थी कि उस अरविंद केजरीवाल की नीयत पर लोगों ने भरोसा किया था। सबसे बड़ी बात नीयत है। इनकी नीयत पर शुरू से संदेह लोगों को हो गया, क्योंकि आते ही इन्होंने कहा हम राजनीतिक दल नहीं बनेंगे, और अपने जो इनके क्रियाकलाप हैं वो मुझे लगता है कि राजनीतिक ज्यादा दिखते हैं, सोशल
कम दिखते हैं। स्कूलों का भी आवरण ले रहे हैं तो वहाँ भी जाके जिस प्रकार से अभी मैं देख रहा था इन कॉकरोचों के एक प्रवक्ता को राजस्थान में कह रहे हैं मंत्री का इस्तीफा ले, एक दरोगा से आप कह रहे हो कि मंत्री का इस्तीफा लेके आया हूँ, आप ध्यान से बात करो मुझसे। तो ये स्पष्ट रूप से इनका कोई राजनीतिक एजेंडा है, ये माने न माने, लेकिन जो दिखता है वो यही दिखता है कि इनका एक राजनीतिक एजेंडा है। वो राजनीतिक एजेंडा बीजेपी के विरोध का है, आरएसएस के विरोध का है स्पष्ट रूप से, और इन्हीं दोनों के विरोध का है। तो ये जो आउटफिट आया है, जो पॉलिटिकल टूल की तरह उपयोग हो रहा है इस आउटफिट का, मुझे लगता है कि इसकी लॉन्गिविटी उतनी नहीं होगी। इनकी प्रेजेंस रहेगी भारतीय राजनीति में, इतनी जल्दी से खत्म होने वाले नहीं है। लेकिन अभी की स्थिति में, भविष्य का तो भविष्यवक्ता ही बता सकता है, मुझे नहीं लगता है कि मतलब अखिल भारतीय स्तर पर इनकी व्याप्ति हो पाएगी। ठीक है, अभी लेकिन थोड़ा समय देखें इनको। सर अब वैसे इस पर अभी कुछ एक महीनों में प्रोग्राम वगैरह शुरू हो जाएंगे। आप ये देखें कि तीसरे टर्म में और 240 वाले टर्म में, पहले तो ये मेरा ही मानना है, सर के साथ भी इस पर विषय पर बात हुई ही है कि 303 वाले मोदी में और 240 वाले मोदी में काम करने में तो कभी कोई अंतर दिखाई नहीं दिया, मतलब इस टर्म में। अब ये तीसरा टर्म भी आधा होने को आ गया है उनका, तो 50 ओवर का मैच है, 25 ओवर हो 25 ओवर ऑलमोस्ट हो गया है। हाँ। तो ये अच्छा, और इनके साथ एक क्या है कि ये कामयाबी के साथ साथ चुनौतियां साथ साथ चलती हैं इनके हर दौर में। गुजरात में थे तो भी, यहाँ भी थे तो भी, कोविड भी इन्हीं की किस्मत में लिखा था कि जितने आंदोलन होने बड़े बड़े वो सब इन्हीं की किस्मत में जो है वो लिखे हुए हैं। अब ये नया वाला भी जो है आया है। ये 2.5 साल ये कैसे लग रहे हैं? देखिए, असली नेता की पहचान तो चुनौतियों से उबरने में तभी निखर के सामने आता है नेता। अगर चुनौती में डूब गए तो आप तो इतिहास के बियाबान में खो जाएंगे ना। तो नरेंद्र मोदी के साथ अगर चुनौतियां चलती हैं तो वही चुनौतियां इनको निखारती भी हैं। आपने कोविड का नाम लिया। कोविड मानवता के इतिहास में, मैं भारत के इतिहास में नहीं कर रहा, मानवता के इतिहास में एक ऐसी त्रासदी थी जिससे बहुत आसानी से पार नहीं पाया जा सकता था। अभी मैंने एक किताब पढ़ी, वैक्सीन वॉर करके एक किताब आई है, किस प्रकार से वैक्सीन पहुंचाया गया और उसका जो लॉजिस्टिक मैनेज किया गया वो क्या असाधारण है, वो बिल्कुल असाधारण है। अब तो वो प्रचलन इनकी सरकार में नहीं है कि स्वयं को भारत रत्न दे देना चाहिए। नहीं तो सिर्फ उसके लॉजिस्टिक को मेंटेन करने में और देश की जनता तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी को भारत रत्न दे दिया जाना चाहिए। लेकिन अब चूंकि वैसी परंपरा इनमें है नहीं कि मैं खुद ही नाम, मेरी ही सरकार बढ़ा दे, तो मुझे जो आने वाले इनके 2.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, मुझे लगता है कि और बड़े रिफॉर्म होंगे अभी रिफॉर्म, और क्रांतिकारी रिफॉर्म होंगे। मुझे ऐसा अनुमान है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास एक व्यक्ति ऐसा है जो क्रियान्वयन को बेहतर तरीके से करता है। आप समझ गए मैं अमित शाह जी का नाम ले रहा हूं। तो मुझे लगता है कि जो रिफॉर्म और जिस प्रकार से तैयारी की जा रही है, और वो रिफॉर्म लॉन्ग टर्म होंगे। ये 29 के चुनाव को ध्यान में रख के कुछ नहीं होगा, वो 29 से 34 को ध्यान में रख के होगा कि 34 में अगर कोई इनका सक्सेसर आता है तो उनको विरासत में क्या मिलेगा। तो विपक्ष के लिए बहुत चुनौतियां होंगी, और मुझे लगता है कि जो आर्थिक मोर्चे पर है, आर्थिक मोर्चे पर भारत बहुत बेहतर करेगा, क्योंकि जो इंडिकेटर्स हैं, ये असाधारण बात है कि इतने बड़े संकट में, युद्ध के संकट में, खाड़ी में जो युद्ध चला ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में, उस संकट के बीच में एक दिन 1 लीटर पेट्रोल की किल्लत नहीं हुई। आज हम दिन में ये बात कर रहे थे, सही बात है। और एक दिन एक गैस सिलेंडर की कमी नहीं हुई। ये ठीक है कि 48 घंटे की जगह आपको 3 दिन में मिला, लेकिन मिला। डिस्कम्फर्ट और किल्लत में जमीन आसमान, बिल्कुल। हाँ, डिस्कम्फर्ट थोड़ा बहुत कुछ वो तो इतनी बड़ी असाधारण घटना अगर होती है वैश्विक स्तर पर, तो आपके लिए चुनौतियां तो होंगी, लेकिन उस चुनौती को जिस प्रकार से मैनेज किया गया, जिस प्रकार से हमारे तेल के भंडार बढ़ाए गए, भंडारण क्षमता बढ़ाई गई, और ये 14 से काम हो रहा था। तो इस व्यक्ति ने 14 में ये देख लिया था कि देश को एनर्जी स्टोर करने की आवश्यकता है, तभी विशाखापट्टनम से लेकर अलग अलग जगहों पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के स्टोरेज की व्यवस्था 2 गुनी या 3 गुनी की गई, जो अभी हमारे काम आई।
तो आप देख रहे हैं इनको आगे जो नरेंद्र मोदी के बड़े काम होंगे वो इकोनॉमिक फ्रंट पे होंगे। इकोनॉमिक होंगे, पॉलिटिकल भी होंगे। पॉलिटिकल इस लिहाज से होंगे कि मुझे लगता है नरेंद्र मोदी अपने इसी कार्यकाल में, ऐसा मेरा अनुमान है, हो सकता है मैं गलत हूं, थोड़ा डिफेंसिव होकर बात करता हूं, क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि हम लोग जितना आकलन करते हैं वहां से तो इनके काम करने का वही शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि ये डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण वाला जो है तो ये इनके कार्यकाल में होके रहेगा, और 29 का चुनाव जो होगा वो लोकसभा में 850 सीटों पे होगा, और तब दूसरे राजनीतिक दलों के जो अब विरोध करते रहेंगे उनके सामने बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो 29 की तैयारी करके अपने कैंडिडेट्स भी लोकसभा के हिसाब से चुनने शुरू कर दिए होंगे, ऐसा मैं कह रहा हूं, जो इनके काम करने का तरीका है। तो वो ये तो एक बड़ी चुनौती होगी, और ये बड़ा राजनीतिक चेंज होगा। बहुत लोगों को लगता है, वाइंड अप करते हुए, बहुत लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी को ऐसी ताकतों से अभी और लड़ना है जो एनार्किक हों, जो चाहें कि देश में थोड़ा एक अराजकता रहे, क्योंकि जब आप किसी को डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं हरा पाते, या अगर वो इस बात से भी कन्विंस्ड हैं कि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम या फ्लॉड है, ये इसमें फेयर प्ले नहीं है, अगर वो कन्विंस भी हों, तो फिर रास्ता यही है ना कि आप जनता से आह्वान करते हैं कि अब आप कुछ कीजिए, और वो फिर एनार्की में तब्दील होती है। तो ऐसी ताकतों से इनको अभी रूबरू होना बाकी है। जनता के आह्वान तक तो ठीक है, लेकिन जब जनता को आप नेपाल और बांग्लादेश और सीरिया की राह दिखाते हैं तो गलत है। आप जब कहते हैं कि भारत का जेनजी नेपाल की तरह काम करेगा, आप कहते हैं बांग्लादेश की तरह काम करेगा, आप कहते हैं इजिप्ट की तरह काम करेगा, तो लगता है कि कोई डिज़ाइन है। लेकिन इन लोगों को ये समझना चाहिए कि भारत का जेनजी, जिसे मैं युवा और किशोर कहता हूँ, वो इस कदर संस्कारित है भारतीय सभ्यता और संस्कृति में, और इतने विशाल भूभाग में, कि माई बॉडी माई चॉइस कहने वाला जो युवा वर्ग है वो बहुत छोटा है, वो बहुत छोटा है, और 10-20 हज़ार से सत्ताएं नहीं बदली जाती। खास करके हमारे यहाँ लोकतंत्र का डीएनए इतना मजबूत है कि उसको इस तरह के छोटे मोटे जुमलों से तो नहीं हिलाया जा सकता। जनता ने 1975 में एक बार दिखाया था कि किस प्रकार से वो एक डायनेस्ट के खिलाफ खड़ी हुई थी, जिन्होंने हमारे नागरिक अधिकार सस्पेंड कर दिए थे। जब तक हमारे नागरिक अधिकार, अब देखिए ना, विडंबना है, वही लोग शोर मचाते हैं लोकतंत्र में हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, हम पर पाबंदी लगाई गई है, अघोषित इमरजेंसी है, और रोज प्रधानमंत्री के खिलाफ जो मन होता है खुल के तू तड़ाक ये वो सब बोलते हैं। एक 75 साल के व्यक्ति के लिए, एक 56 साल का व्यक्ति, अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ बाधित है भाई? तो वो कहते हैं हम नहीं डरते, बाकी लोग डर जाते। अरे पूरे देश की जनता डरपोक है क्या? आप ही एक साहसी हैं। इस देश की जनता न डरपोक है बल्कि समझदार है, और वो समझती है कि विचार संपन्न कौन है और विचार शून्य कौन है। कभी कभी लगता है आप निबंध लिख रहे हैं बोलते बोलते। अब माहौल क्या है, मोदी जी के साथ है या क्या किसके साथ है, आपने इससे बेहतर व्याख्या क्या ही सुनी होगी। बहुत धन्यवाद आनंद जी, आप वक्त निकाला हमारे लिए, स्टूडियो में आए आप। भारत की खबर देख रहे थे आप, आज इतना ही।